लेट्स माइक सीएम साहब। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में कहा कि भुवनेश्वर बिजली क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन का साक्षी बन रहा है। यह 1989 में शुरू की गई एकमात्र पावर कनेक्टिविटी थी जो 36 साल पुरानी हो चुकी है। इतने लंबे समय में कई सरकारें आई लेकिन किसी ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही उप मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि भुवनेश्वर में डबल लाइन कनेक्शन सुनिश्चित किए जाएं। इससे एक लाइन में खराबी आने पर दूसरी लाइन से बिजली सप्लाई हो सकेगी। आज बालियांता, सत्यनगर और एससीसीबी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में बने नए सब स्टेशनों का उद्घाटन हुआ। इनकी लागत 616 करोड़ रुपए से अधिक है। आज भुवनेश्वर हमारा जो उड़ीसा प्रदेश की जो कैपिटल है, राजधानी है, और राजधानी के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन और एक शुभ दिन है। ये उत्सव मनाने का दिन है क्योंकि देखिए भुवनेश्वर शहर को एक ही पावर कनेक्टिंग था, वह भी चंदका तरफ से 1989 में वो प्रोजेक्ट हुआ था ग्रिड सबस्टेशन, और उसके बाद आज तक करीब 36 इयर्स हो गया। ये 36 सालों में वहाँ कितने सरकार गए होंगे पता नहीं, लेकिन कोई भी उसको ध्यान नहीं दिए थे। और इसी आधार पर आज हमारी सरकार, आमो सरकार, और हमारा सरकार आने के बाद ही हमने हमारा उप मुख्यमंत्री केवी जी को मैंने परामर्श दिए थे कि तुरंत कैसे भुवनेश्वर में डबल लाइन कनेक्शन होना चाहिए। एक पावर कट ऑफ हो जाएगा तो अगर सेकंड लाइन फिर कनेक्टिंग हो जाएगा। और इसी आधार पर आज एक साल का अंदर हमने और तीनों सबस्टेशन, आज वहाँ जो इनाग्रेशन हुआ बालिगंता, और उनके साथ साथ एक भुवनेश्वर सिटी का अंदर सत्यनगर में, और एक जहाँ हमारा उत्तर पूर्वांचल में, भारत का पूर्वांचल जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसमें भी एक जिसका सबस्टेशन का ज़रूरत था, वहाँ भी एक सबस्टेशन उनके मिला के तीनों सबस्टेशन 600 करोड़ से ज़्यादा उनका एक्सपेंडिचर था, बजट में था, और उसको हमने पूरा करके आज उनका शुभारंभ आज हम कर दिए। और आज से विद्युत डबल लाइन कनेक्टिंग भी हो गया और कोई भी प्रॉब्लम अगले। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल मुठभेड़ की जांच पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण AFSPA जैसे मुद्दे नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। क्या कानून व्यवस्था भी चुनी हुई सरकार के पास नहीं है? गांदरबल में जो हादसा हुआ उसे छिपाने या दबाने की कोई कोशिश नहीं की गई, जो सराहनीय है। उपराज्यपाल ने तुरंत जांच के आदेश दिए और रिपोर्ट सबके सामने रखी जाएगी। पहली बात, फिलहाल मैं आप इस चीज़ से कैसे मतलब इस चीज़ को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो कि आज हम यूटी हैं। अफस्पा हटाने की बात तो क्या, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, तो उसको एक तरफ रखिए। यहाँ तक जो गांदरबल में हुआ मुझे लगता है अच्छा है, इस चीज़ को छुपाने या दबाने की कोशिश नहीं की गई। ऑनरेबल LG साहब ने फटाफट जो हमने गुजारिश की कि एक ट्रांसपेरेंट और एक टाइम बाउंड इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो बिठाई गई है। उन्हें शायद एक हफ्ते का वक्त दिया गया था, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे उनका रिपोर्ट तैयार हो जाता है वो सबके सामने रखा जाएगा। कोशिश तो हमारी यही रहनी चाहिए, पहले तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के हादसे ना हों, लेकिन जहां हो जाते हैं इनको छुपाने या दबाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। हकीकत जो है वो लोगों के सामने पेश होना। तो ऐसे में जो क्लेम्स किए जाते हैं नॉर्मलसी के हवाले से, उन पे भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। वो तो सही बात है, जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं या कहीं एनकाउंटर हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे पिछले दिनों 2 पाकिस्तान के मिलिटेंट मारे गए, उस पर सवालिया निशान तो पैदा हो ही जाते हैं कि ये लोग आए कैसे। जब हम नॉर्मलसी का क्लेम करते हैं, नॉर्मलसी में फिर इस तरह के हालात होने नहीं चाहिए। उमर साहब, अभी आपने बात की कि शहरी खास के जो इकोनॉमिकल सेक्शन लोग हैं उनके लिए कॉलोनी बनाई चाहिए, थोड़ा सा जानना चाहेंगे प्रोजेक्ट। वो सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए नहीं है, वो सबके लिए होगा। उसमें एक हिस्सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, वो टाउनशिप बन रहा है ना, पूरा एक टाउनशिप बन रहा है। जिस दिन उसका फाउंडेशन स्टोन होगा उसकी डिटेल्स में आपके सामने रखा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यसभा उपसभापति हरिशंकर नारायण सिंह ने प्रथम राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन के उद्घाटन में शामिल हुए। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि अगले 2 दिनों तक विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर बहस होगी। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए युवा शक्ति पर जोर देते हैं और यह सम्मेलन उस दिशा में बहुत लाभकारी साबित होगा। सम्मेलन में संसदीय मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। वेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन लोकसभा स्पीकर के अध्यक्षता में पहली बार गोवा में ऑर्गेनाइज किया है जोन 7 की, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। सो मैं वेलकम करता हूँ लोकसभा स्पीकर और लोकसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति को भी, उपसभापति को भी इनको, और बाकी महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक, गुजरात, बाकी सभी जगह से जितने सारे लेजिस्लेचर यहाँ पे आए हैं और लोग स्पीकर्स यहाँ पे आए, उन सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। आज 2 दिन उस पे डिबेट चलेगी डिफरेंट इश्यूज़ पे, खास करके पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ इन द गवर्नेंस, इसके ऊपर उनकी जो डिबेट चलेगा उस डिबेट को मैं शुभेच्छा देता हूँ। और डेफिनेटली जिस तरह से हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट युवा शक्ति, वी वांट टू टेक यूथ इनटू द कॉन्फिडेंस फॉर द विकसित भारत 2047, तो ये डिबेट भी मुझे लगता है कि विकसित भारत करने के लिए ये भी मैंने सपोर्टिव रहेगी। तो माननीय लोकसभा के अध्यक्षता में सीपीआई यहाँ पे हो रही है। फिर एक बार मैं सभी लोगों का गोवा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। आपने जो फैक्चुअल था वही मैंने तो बात की है, क्योंकि विच इज़ अ रेयर थिंग्स हैपन्स, और ओम बिरला जैसे विच इज एन ऑलवेज गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द, इट इज नॉट अ पार्टी पर्सन, इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, इसीलिए तो मैंने बात की, क्योंकि of course for the second time the Lok Sabha speaker, he has given the justice to the each and every the member of the Lok Sabha. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, भारत मजबूती से खड़ा है। यह आत्मनिर्भर भारत का दौर है। पहले छोटे छोटे रक्षा उपकरणों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत हथियारों और रक्षा सामग्री का बड़ा निर्माता बन गया है। अब दुनिया के शीर्ष निर्यातकों में शामिल है। आज जब भी कोई देश के अंदर इस प्रकार की बात आती है तो आज देखिए कि चाहे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, कोई गलवान की घटना हो, पुलवामा की घटना हो, या देश के किसी भी, या अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, सारे ही समय पर आज हमारा देश अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है। आज आत्मनिर्भर भारत है। और पहले के समय में छोटे छोटे रक्षा के उपकरण खरीदने के लिए भी हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में, जब से मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व आया है, आज हम हथियार बनाने वाले, रक्षा के सामग्री का निर्यात करने वाले देशों की सूची में भी हम दुनिया के टॉप सूची में हैं। पहले नंबर की सूचियों में आज हमारा भी नाम होने लगा है। आज मेक इन इंडिया हो या मेक फॉर द वर्ल्ड तक की ये यात्रा हमारी बढ़ती हुई शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। 2014-15 में भारत का रक्षा का उत्पादन लगभग 46,000 करोड़ रुपए होता था, मात्र 46,000 करोड़ रुपए होता था। वो वर्ष 2025 में बढ़कर 3 गुना से भी अधिक हो गया, 1,54,000 करोड़ रुपए से इस आंकड़े को पार करके ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। यानी 3 गुना रक्षा का जो है हमारा ये रक्षा उत्पादन बढ़ गया है। इसी प्रकार रक्षा निर्यात में भी उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। एक रिकॉर्ड बनाया है कि 38,000 करोड़ रुपए तक आज हमारा निर्यात पहुंच गया है, जो 2014 में जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जो आज 38,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात है भाइयों बहनों, वो रक्षा निर्यात मात्र 1,000 करोड़ रुपए का होता था। यानी कितना, 38 गुना आज 2014 की तुलना में। ये सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया